जय हिंद फ्रेंड्स। एक बार फिर हम लोग नितिन सिंघानिया को लेकर के उपस्थित हैं और इसमें कुछ चर्चा करेंगे कि हमको कैसे आर्ट एंड कल्चर पढ़ना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर को क्या क्या कहा जाता है और कैसे उसके पढ़ने का तरीका क्या होता है। मैंने उस पर एक चर्चा किया था कि आर्किटेक्ट एंड स्कल्पचर को जब भी पढ़ना हो तो इसे कैसे कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो आज उसी पे हम लोगों की चर्चा होगी। जैसे हमने बताया, कल्चर इज ए मिरर ऑफ सोसाइटी और नेशन। ये किसी भी समाज ये किसी भी समाज या राष्ट्र का दर्पण होती है। और ये समाज या राष्ट्र का अगर दर्पण है तो वो दर्पण कितने प्रकार से व्यक्त होता है। दर्पण में कौन कौन से चित्र बनते हैं। कहते हैं कि मैं आईना हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी है, जिसे कबूल ना हो वो सामने से हट जाए। तो दर्पण के कई स्वरूप हैं और उस दर्पण में क्या क्या है आइए देखते हैं। हमने बताया था कि आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे पार्ट हैं। उसमें है रिलीजन, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर दूसरा है लिटरेचर, लिटरेचर और फाइन आर्ट। ये चार पार्ट हमारे कल्चर के भाग बनते हैं और इन चारों पार्ट को हमको कैसे पढ़ना है यही हमारे आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट है। अभी हमने आपको बताया था कि इसको पढ़ने के लिए नितिन सिंघानिया एक बेस्ट रिसोर्स है, लेकिन बल्कि नोट्स माना जाता है। तो बल्कि नोट्स को जानने के लिए जैसे मान लो हम आर्किटेक्चर ले लेते हैं, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर वास्तुकला ले लेते हैं। वास्तुकला में जितने भी कंस्ट्रक्शन आते हैं, सब हमारे स्टडी का सब्जेक्ट है। अब इस कंस्ट्रक्शंस को पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ने के लिए हमें पूरी हिस्ट्री को जानना होगा। तो आर्किटेक्चर को पढ़ने के लिए हमें कुछ तीन पार्ट में डिवाइड करना होगा। नंबर एक, एंशियंट एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। इन तीन पार्ट में डिवाइड करना होगा। एंशियंट को डिवाइड करने के लिए फिर से हमें दो पार्ट में जाना होगा। एंशियंट में हमें सबसे पहले स्टोन एज में जाना होगा। तो यहाँ हमें बहुत स्कल्पचर के पार्ट्स नहीं मिलते हैं, उसमें मानव सभ्यता अपने उसमें रहती है। तो इसका जो स्वरूप विकसित दिखाई देता है वो दिखाई देता है आईवीसी में, जिसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने बताया था कि आर्किटेक्ट को पढ़ते समय हमको क्या देखना पड़ता है, कितने स्थल हैं, कितनी साइट्स हैं। तो स्वतंत्रता से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पहले कितनी साइट्स हैं, 47। और टुडे, आज कितनी है, आज कितनी है, तो आज है 1550, 1550 से ज़्यादा। इन 47 में हमें केवल 7 साइट्स पढ़नी हैं और वो साइट्स हैं हड़प्पा,
मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगा, कालीबंगा, सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा, बनवाली, धौलावीरा। धौलावीरा। इन सारे स्थलों पे क्या क्या अचीवमेंट्स हैं हड़प्पा में? सील्स, सील्स दो प्रकार के, एक तो कॉमर्शियल यूज, कॉमर्शियल यूज की सील्स। तो उस सील्स के बारे में हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि सील चौकोर है, आयताकार है, उस पर कुछ लिखा हुआ है। अभिलेखीय जिसे हम सील कहते हैं, अभिलेखीय, अभिलेखीय मोहरें या डिजाइन सील्स। तो अभिलेखीय मोहरें कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। कहाँ से हमें शादी मोहरें मिली हैं? तो मोहनजोदारो से। तो सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें कहाँ, सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो हड़प्पा से मिली हैं। दोनों में अंतर क्या है? ये आयताकार है, इट्स शेप इज रेक्टेंगुलर, और इसका शेप वर्गाकार है, इट्स शेप इज स्क्वायरल। यहाँ सिलिंड्रिकल टाइप भी मिली है, सर्कुलर टाइप भी मोहरें मिली हैं। मोहरों में चित्र पशुपति नाथ के मिले हैं। तो ये सब आर्किटेक्चर के पार्ट हैं, इनको इस तरह से हम लोगों को देखना पड़ेगा। फिर अब इसी तरह से लोथल, लोथल में ग्रेवरी, एक ग्रेवरी में कपल्स के जो है डेड बॉडीज रिकवर किए गए हैं। और लोथल डॉकयार्ड है, वहाँ से बीट्स के शेप मिले हैं। और ओट मिल्स मिली हैं, ओट मिल्स का मतलब आटा पीसने की चक्की मिली है। तो ये सब आर्किटेक्चर हैं। वहाँ बोट के जो है आर्किटेक्चर मिले हैं, उस पर जो है सील्स पे कुछ पे जो है किसके फिगर इम्पिक्टेड हैं? डेविल्स फिगर इम्पिक्टेड। कुछ पे राक्षस के चित्र मिले हैं। इससे क्या पता चलता है कि आर्किटेक्चर में हमारे आईवीसी का क्या योगदान है और किस तरह से सील्स पे विभिन्न प्रकार की आकृतियों को उकेरा गया है। आर्किटेक्चर को अगर इस ट्रेस करना हो कहाँ से डेवलप हुआ है, तो मीजोलिथिक, मीजोलिथिक एज से। क्यों? क्योंकि इसी समय ज्योमेट्री का डेवलपमेंट हुआ है, रेखा गणित का विकास हुआ है। रेखा गणित का इसी समय विकास हुआ है। क्यों? छोटे छोटे पौधों का विकास हुआ, तापमान की वृद्धि हुई, छोटे छोटे औजारों का विकास हुआ, जिससे रेखा गणित का विकास हुआ, और यहीं से मिसाइल टेक्नोलॉजी का जन्म होता है। और यहीं से आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलप होता है। और इसका जो पहला स्वरूप मिलता है वो पेंटिंग्स के रूप में भीमबेटका में देखने को मिलता है। इसी तरह से हम लोग इसे मौर्यन पीरियड में देखेंगे। और मौर्यन पीरियड में देखेंगे तो मौर्यन पीरियड में देखने के लिए इसे हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंदुसार। और तीसरे हैं अशोक। अशोक में आर्किटेक्चर की बात किया जाए तो अशोक में अभिलेखीय विस्तार खूब मिलता है। एक तो रॉक एडिक्ट हैं, चंद्रगुप्त के कार्यकाल में कौन कौन से हैं, बिंदुसार के कार्यकाल में कौन कौन से हैं। अशोक में रॉक एडिक्ट, एडिक्ट इसे 2 पार्ट में बांटा गया है, माइनर एंड मेजर। लघु शिलालेख,
लघु शिलालेख और बृहद शिलालेख ये आर्किटेक्ट के बेस्ट नमूने हैं। दूसरा है पिलर इंस्क्रिप्शंस। पिलर इंस्क्रिप्शंस इसमें भी माइनर और मेजर। तीसरा है केव इंस्क्रिप्शंस। इसमें इन्होंने 3 बराबर की पहाड़ियों पर सुदामा, कर्ण चौपड़, सुदामा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ा नाम की गुफाओं में इन्होंने भित्ति चित्र का निर्माण करवाया और इसे बाद में एक शेल्टर होम के रूप में आजीविकों को हैंड ओवर कर दिया। बाद में इन्हीं के खानदान का एक लड़का हुआ दशरथ, उसने नागार्जुन की पहाड़ियों पे 4 गुफाओं का जो है निर्माण करवाया। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्ट एट दैट टाइम। ये उस समय के आर्किटेक्ट का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि कैसे आर्किटेक्ट को पढ़ने के लिए हमें इस्तेमाल करना है। फिर हम लोग आते हैं गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड में तो गुप्ता पीरियड को पढ़ने के लिए हमें 5-6 शासकों का नाम लिखना पड़ता है। सबसे पहले हमें चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड जिन्हें हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, विक्रमादित्य कहते हैं। इसके बाद है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय में ही एक तो सर्वाधिक अभिलेख इंस्क्रिप्शन इन्हीं के समय में पाए गए हैं। लगभग 18 इंस्क्रिप्शन इनके समय में पाए गए हैं। और इन्होंने क्या किया है, और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड बोलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की इन्हीं के समय में। एक पाल डायनेस्टी है बंगाल में जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का नींव डाला है। स्कंदगुप्त सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं इन पेवर गोल्ड कॉइन्स इश्यूड ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड। और कुमारगुप्त ने कौन कौन से टाइटल लिए हैं और क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं, ये कुमारगुप्त के कार्यकाल में देखेंगे। फिर हम लोग आएंगे, पढ़ेंगे तो हर्षवर्धन ने क्या क्या किया है, हर्षवर्धन के समय में देखना पड़ेगा। इनका लिटरेरी रिसोर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिटरेरी रिसोर्सेज, हर्षवर्धन ने लिटरेरी रिसोर्सेज पे ज़्यादा काम किया है। महायान साहित्य का संग्रह खूब कराया है। वेन-सांग इनके दरबार में आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय को इन्होंने खूब प्रमोट किया, स्ट्रेंथन किया। रेवेन्यू कलेक्शंस को उधर डाला और वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे तो उनको क्या मिलता था, फीस नहीं देनी पड़ती थी, आवासीय विद्यालय था। और उस समय का कौन वहाँ पे आचार्य था, तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम कुमारगुप्त से लेकर हर्षवर्धन तक की जानकारी प्राप्त करते हैं। हर्षवर्धन के बाद राजपूताना शैली आ जाती है। राजपूताना शैली, राजपूताना स्टाइल में एक राजपूत में किशनगढ़ शैली है। ये पेंटिंग्स के सेक्टर में चले जाते हैं। राजपूताना शैली में राय पिथौरा का महल हम आर्किटेक्चर में ले सकते हैं। राय पिथौरा, पैलेस ऑफ राय पिथौरा, पैलेस ऑफ राय पिथौरा हम पढ़ सकते हैं पृथ्वीराज चौहान का।
और अजमेर का निर्माण अजय राज ने किया है। अजमेर। हर्ष प्रस्तर अभिलेख, हर्ष रॉक एडिक्ट वाज मेड बाय सोमेश्वर। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस तरह से इस स्टाइल में देखते हैं। तो आर्किटेक्ट में जब हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, इनकी एक लिस्टिंग बनाएंगे। तो हमने आपको ये बताने की कोशिश किया है कि जब भी हमारी पढ़ाई चलेगी तो उस पढ़ाई के चलने के पीछे आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेकर के ध्यान में चलेंगे। और इसी तरह से एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिटरेचर को अगर पकड़ते हैं, अगर हमने लिटरेचर को पकड़ लिया, लिटरेचर, तो लिटरेचर को दो पार्टों में पहले बांटते हैं, विदेशी, फॉरेन, और देशी। विदेशी में जैसे चाइनीज, चाइनीज ट्रेवलर, वेनसांग, वेनसांग, इत्सिंग, और चाइनीज ट्रेवलर में इत्सिंग, वेनसांग। इसके अलावा ईरानी, ईरानी ट्रेवलर्स जैसे अल मसूदी, मसूदी। और शाहनामा किसने लिखा है? अल बरूनी। अल बरूनी। तो इस तरह से हम अलग अलग लोगों के नाम लिख करके, उनकी बुक्स का नाम लिख करके इसने शाहनामा लिखा है। शाहनामा के बारे में क्या मशहूर है? कहते हैं कि इस किताब को लिखने के लिए महमूद गजनवी ने प्रत्येक पेज के बदले एक स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा किया था। तो अलबरूनी ने शाहनामा लिखा और उसमें 20,000 पेज लिख डाले। बड़ी प्रशंसा किया था। तो राजा ने कहा कि अरे ये तो नालायक हमें लूटने पे आ गया है, इसलिए इसको चांदी के सिक्के दिए जाएं, सोने के सिक्के ना दिए जाएं, और इसे जेल में डाल देता है। तो ये बीच में कुछ पेज खाली छोड़ दिया था, तो उसमें लिख देता है कि सुल्तान करेक्टरलेस है, सुल्तान वादा फरामोश है, ये अच्छा शासक नहीं है। तो उसको गालियां देने लगता है, फिर निकाल करके उसे पुरस्कृत करता है। इस तरह से साहित्य का क्या योगदान है ये। देशी में हम लोग देखेंगे धार्मिक, धार्मिक रिलीजियस टेक्स्ट, और गैर धार्मिक, गैर धार्मिक। धार्मिक में बौद्ध, जैन, हिंदू साहित्य, ये सब हम लोग चेक करेंगे। और गैर धार्मिक में जैसे कालिदास, भास, बाणभट्ट। तो पूरा वाङ्मय भरा हुआ है। तो इन सब की रचनाओं को हम लोग देखेंगे और उन रचनाओं के हिसाब से हम लोग अपने अध्ययन को नई दिशा देंगे। इसी तरह से मॉडर्न मिडुअल हिस्ट्री में जाएंगे। तो अभी मिडुअल हिस्ट्री का नहीं, हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग मिडुअल और एंशियंट के बारे में बात करते हुए अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे कि जब भी हमारी स्टडी होगी तो आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट होगा, एक एक पार्ट, उसके डांस, उसकी सिंगिंग, उसकी स्टाइल, उसके घराने की ओरिजिन, तो ये सब भी देखेंगे। ड्रेसेस देखेंगे कि किस एरिया में कौन से ड्रेसेज, पीवाईक्यूज में कैसे प्रश्न आते हैं, इस पर डिटेल से चर्चा होगी। तो आज की क्लास को मैं सिर्फ एक रेखा चित्र के रूप में आपके सामने लाने के लिए यहाँ आया था, और सिर्फ ये बताया था कि अगर हम आर्किटेक्ट्स पकड़ेंगे, आर्किटेक्चर पकड़ेंगे, वास्तुकला पकड़ेंगे, तो कैसे आईबीसी से होते उसे मौर्यन पीरियड, फिर गुप्ता पीरियड, फिर लेटर गुप्ता पीरियड में जाएंगे। अगर हमने लिटरेचर को पकड़ा तो लिटरेचर कैसे हमारे डेवलपमेंट का आधार बना, उसमें हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे, विदेशी और देशी। तो इस पे चर्चा करेंगे। नॉर्थ और ईस्ट, वेस्ट और साउथ में कैसे साहित्य का डेवलपमेंट हुआ, इस पर चर्चा करेंगे, और कैसे प्रश्न आते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँगा कि आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने के लिए नितिन सिंघानिया की मोटी किताब को कैसे संक्षिप्त करना है।
उसे रेखा चित्र के ही माध्यम से संक्षिप्त किया जा सकता है। तो आज की क्लास बस इतनी ही। शेष के लिए हम आपसे फिर दोबारा सेम टाइम सेम चैनल पर मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।